बैक। आप सबको मैं इस चैनल पे वेलकम करती हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं यूके में आने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वीज़े के लिए किन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे आके अगर आपने नर्स के तौर पे काम करना है या हेल्थ केयर असिस्टेंट के तौर पे काम करना है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, और जो है यहाँ पे अकोमोडेशन कैसे मिलती है, रिहाइश कैसे मिलती है, और जो हमारे बस के फेयर्स हैं और काउंसिल टैक्स है या इनकम टैक्स है, तो सब ये बातें हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो कि इंटरेस्टेड हैं, यूके आना चाहते हैं, यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। और आपकी सपोर्ट का, आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है ILR का क्या प्रोसेस होता है। ILR अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको किन बातों की ख्याल रखना पड़ता है, और हम बात करेंगे बैंक पार्टनर्स क्या होते हैं, बैंक ड्यूटी कैसे करते हैं, एजेंसी शिफ्ट्स कैसे होती हैं, और ओवर टाइम क्या है, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो इस टॉपिक पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम साइमा नदीम है, मैं नर्स हूँ, पाकिस्तान से हूँ, बट आई एम हियर वर्किंग इन द यूके इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड। इधर मैं काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे 2 साल होने वाले हैं, 2 साल हो चुके हैं, बल्कि 2.5 साल हो गए हैं, 3 साल होने वाले हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो ILR है इसका मतलब क्या है, ये होती क्या है। ILR को कहते हैं इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, इसको हम शॉर्ट टर्म में कहते हैं ILR। ठीक है, तो इनडेफिनेट लीव टू रिमेन का क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है कि जब आप यूके में आपको 5 साल हो जाते हैं तो आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर देते हो। आप एज अ नॉर्मल अदर रेजिडेंट यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे आप जो आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे रेजिडेंट के होते हैं, यूके रेजिडेंट के होते हैं। और जो है जितनी देर आप रहना चाहो रह सकते हो, 10 साल 20 साल। इसके बाद जो है आपको 10 साल हो गए हैं या 5 साल हो गए हो, आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, मैं एज अ नर्स यहाँ पे आई तो मुझे 3 साल का वीज़ा मिला, जनरल इमिग्रेंट। ठीक है, जनरल इमिग्रेंट टायर 2 जनरल वीज़ा, या हम उसको कहते हैं कि हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा। ठीक है, तो वो आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 साल के बाद आपको एक और वीज़ा लेना पड़ता है। जब 4.5 साल तकरीबन हो जाते हैं तो आपको ILR के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब आप ILR के लिए अप्लाई कर देते हो, आपको उसके एविडेंस सारे देने पड़ते हैं। ILR आपका जो है ना BRP, उस पर बस लिखा होता है ILR। जहाँ पे अब लिखा हुआ है, जैसे कि मेरे BRP पे अब लिखा हुआ है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा, तो तब ILR लिखा होगा, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन होगा। तो उसमें आप जो है जितनी देर आपका दिल चाहे आप रह सकते हो। इसके बाद किसी ने मुझसे पूछा कि जब आपका बेबी होता है, जब आपका कोई बच्चा यहाँ पे यूके में पैदा होता है, तो क्या उसको सिटीजनशिप राइट अवे मिल जाती है। तो इसका आंसर है नहीं, उस बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलती, राइट अवे नहीं मिलती। लेकिन जो आपका स्टेटस होता है वही बच्चे का स्टेटस होता है। अगर मेरा परमानेंट स्टेटस है तो बच्चे का भी परमानेंट स्टेटस होगा। अगर मैं पक्के नहीं हूँ यहाँ पे, मेरा परमानेंट रेजिडेंस नहीं है या मेरे पास ILR नहीं है, मैं जनरल इमिग्रेंट हूँ, तो मेरे बेबी का भी जनरल इमिग्रेंट ही होगा। तो जो स्टेटस आपका है वही बच्चे का स्टेटस है। लेकिन अगर आप इलीगल हो यहाँ पे, तो जो बच्चा यहाँ पे पैदा होता है उसको आपका स्टेटस, उसके लिए आप उसका स्टेटस अप्लाई कर देते हो, आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो वो लीगल होगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि जो आपका स्टेटस है वही बच्चे का स्टेटस है। तो इन शॉर्ट बच्चे को राइट अवे सिटीजनशिप नहीं मिलती, राइट अवे बच्चा ब्रिटिश सिटीजन नहीं बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट मुझसे किसी ने पूछा कि जी जो है आप कहती हैं ओवर टाइम हम कर सकते हैं अपनी ड्यूटीज़ में, तो ओवर टाइम और बैंक पार्टनर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ओवर टाइम की पहले बात करते हैं। ओवर टाइम जो होता है वो आपने अपनी वर्ल्ड में ड्यूटी करनी होती है। लेट्स से कि मेरे जो फिक्स आवर्स हैं वो 37.5 आवर्स पर वीक हैं। इसके अलावा जब हमारी वार्ड में स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है, सॉरी, तो जो मैनेजर है मैसेज करती हैं या कॉल करती हैं कि साइमा आर यू हैप्पी टू कम ओवर, वी नीड सम स्टाफ टुडे और वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ,
तो जो अगर मैं जाती हूँ ड्यूटी पे 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, तो वो मेरा ओवर टाइम कंसिडर होगा। अगेन आपकी मैनेजर आपको बता देती है कि आपने ओवर टाइम लेना है या बैंक में शिफ्ट करनी है ये ड्यूटी। तो ओवर टाइम की जो सैलरी होती है वो आपको मंथ के एंड पे मिलती है आपकी नॉर्मल दूसरी सैलरी के साथ, और उस पर टैक्स कटता है, ठीक है। तो ओवर टाइम की जो सैलरी महीने के एंड पे मिलती है। जो है मैंने अब 37.5 आवर्स मेरे नॉर्मल रेगुलर आवर्स हैं, वो मुझे ड्यूटी करनी पड़ेगी, और ओवर टाइम जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, उन घंटों के अलावा एक्स्ट्रा होगा, और उसकी पेमेंट मुझे महीने के एंड पे मिलेगी। ये हो गया ओवर टाइम। और ओवर टाइम में क्या होता है कि मैं ड्यूटी अपनी वार्ड में ही करूँगी, वो मुझे कहीं और नहीं भेजते, ताकि चाहे शॉर्ट ऑफ स्टाफ है या कुछ भी है, तो मोस्टली जो है आप अपने एरिया में ही काम करते हो, क्योंकि आप अपने मैनेजर के कहने पे आए हो ड्यूटी पे, या वहाँ पे ज़रूरत थी इसलिए उन्होंने आपको बुलाया है। तो यू आर नॉट गोइंग टू बी मूव्ड इन एनी अदर वार्ड, ऑलराइट। सो ये हो गया हमारा ओवर टाइम। बात करें हम बैंक पार्टनर्स की, तो बैंक पार्टनर्स जो है हमारा जो आप अपनी ड्यूटी तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही करते हो, अपने हॉस्पिटल में ही करते हो, लेकिन आप कहीं भी किसी भी और डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर सकते हो, और जो है आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि मैं कहीं भी ड्यूटी करने के लिए राजी हूँ। तो बैंक पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि होता तो आपके हॉस्पिटल में ही है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट सेटअप होता है, टोटली डिफरेंट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, जो कि आपके हॉस्पिटल के अंदर ही काम कर रहा होता है। तो उसको हम कहते हैं बैंक पार्टनर्स। तो जब आप यूके में आते हो, तो आप जो न्यूली नर्स होते हो, आपने आइल्स कर लिया, ओईटी कर लिया, आपने सीबीटी कर लिया, आप यहाँ पे आ गए, यूके में आ गए, तो अब जो है आपने यहाँ पे आके ओस्की करना है। तो उससे पहले की जो स्टेज होती है, उसकी करने से पहले की जो स्टेज होती है, आपको एनएमसी पिन मिलने की से पहले की जो स्टेज होती है, उसमें आप एज अ बैंड 2, अगर आप बैंक पार्टनर्स को ज्वाइन करते हो, आप उनके साथ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो, ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, बैंक ड्यूटीज़ करना चाहते हो, और आप उनसे ज्वाइन करते हो, तो उसकी से पहले जब आप ज्वाइन करते हो, तो आप एज अ बैंड 2 जॉब करते हो, आप एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट जॉब करते हो। ये तकरीबन उसकी का आपको जितना टाइम मिलता है 1 से 1.5 महीना आपको मिलता है। तो अगर आपको जो है आप उसमें ही ज़्यादा काम करना चाहते हो, बैंक पार्टनर्स के साथ काम करना चाहते हो, बैंक ड्यूटीज़ करना चाहते हो, एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो, तो आप बैंक पार्टनर्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो लेकिन वो आपको बैंड 5 की सैलरी नहीं देंगे, वो आपको बैंड 2 की सैलरी देंगे, हेल्थ केयर असिस्टेंट की सैलरी देंगे, जब तक आपका एनएमसी पिन नहीं आ जाता, जब तक आप उसकी एग्जाम पास नहीं कर लेते, तब तक आपको बैंड 2 पे काम करना पड़ेगा बैंक पार्टनर्स में, अगर आप ज्वाइन करते हो तो। लेकिन अगर आप उनको ज्वाइन नहीं करते, आप अपना एनएमसी पिन का वेट करते हो, आप अपनी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन यूके से उसका वेट करते हो रजिस्ट्रेशन का, और तब आप बैंक पार्टनर से ज्वाइन करते हो, तो ऑब्वियसली आपको बैंड 5 की सैलरी मिलेगी, आपको बैंड 5 नर्स काम करोगे बैंक पार्टनर्स के साथ, ठीक है। और आप अपनी बैंक ड्यूटीज़ बुक कर सकते हो। बैंक ड्यूटीज़ में क्या होता है, आपकी ऐप में होती है, यहाँ पे एलोकेट मी ऐप होती है, उसमें आपको ड्यूटीज़ शो हो जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको लॉगिन और पासवर्ड देती है उसके लिए। तो जो है उसमें पूरे हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ वैकेंसीज हैं, लेट्स से कि मैं सुबह बैंक ड्यूटी करना चाहती हूँ, तो मेरी आज छुट्टी है, मैं सुबह बैंक ड्यूटी करना चाहती हूँ, तो मैं उसमें देखूंगी, उस ऐप में जाके देखूंगी कि कौन से डिपार्टमेंट में सुबह के लिए ड्यूटी अवेलेबल है। अगर आप मॉर्निंग करना चाहते हो, आप मॉर्निंग शिफ्ट्स देखो, अगर आप इवनिंग करना चाहते हो तो इवनिंग देख लो, नाइट करना चाहते हो तो नाइट देख लो। तो उसमें जो अवेलेबल वैकेंसीज होती हैं फॉर टुमारो, यू कैन सी दैट, और जो है आप उस पर बुक कर सकते हो, ठीक है। जब आप ड्यूटी बुक कर लेते हो, तो आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है अपने वर्क एड्रेस पे, वर्क ईमेल एड्रेस पे, कि ठीक है आपने ये कल ड्यूटी बुक की है, ये डिपार्टमेंट में बुक की है, और इतने घंटे के लिए आपने ड्यूटी करनी है, और ये आपका रेफरेंस नंबर है। तो कोई भी आप ड्यूटी बुक करते हो तो आपको कंफर्मेशन ईमेल आती है, ठीक है। तो जब कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है, उसमें आपका रेफरेंस नंबर होता है। तो मोस्ट ऑफ द वार्ड्स, ज़्यादातर वार्ड्स में ये होता है कि उनके जो रिसेप्शन पे एक फोल्डर होता है जिस पे लिखा होता है बैंक ड्यूटी या एजेंसी ड्यूटी। तो जो बैंक ड्यूटी वाला जो फोल्डर होता है, उसमें आपने अपना नाम लिखना होता है, अपना रेफरेंस नंबर लिखना होता है, आप कितने घंटे काम करोगे वो लिखना होता है, और जो है आपने उस पर साइन करने होते हैं। और अगर लेट्स से कि मैंने जो है A1 वार्ड में ड्यूटी बुक की, मैं ड्यूटी पे गई, एज अ बैंक ड्यूटी की पे गई, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी A1 में ज़रूरत नहीं है, आप C1 में चले जाओ, या C5 में चले जाओ, या A65 में चले जाओ, या कहीं और चले जाओ।
तो उस केस में क्या होगा, आप अपना नाम वहाँ पे भी लिखोगे जहाँ पे आपने ड्यूटी बुक की थी, और जिस वार्ड में आपको भेज रहे हैं वहाँ पे भी अपना नाम लिखोगे। तो जब आपने जिस वार्ड में बुक की वहाँ पे आप नाम लिख रहे हो, तो आपने उस पर लिखना है मूव्ड टू C1 वार्ड और मूव टू C5-6 वार्ड। जिस वार्ड में आपको भेजेंगे उसका वार्ड का आपने नाम लिखना है। जब जिस वार्ड में आप जा रहे हो वहाँ पे भी आपने लिखना है मूव फ्रॉम दिस वार्ड, ठीक है। वहाँ पे भी आपने अपना नाम लिखना है, अपना रेफरेंस नंबर लिखना है, और जो है ड्यूटी टाइमिंग लिखनी, साइन करने हैं, और मूव फ्रॉम विच वार्ड ये भी आपने उस पर मेंशन करना है, ठीक है। ये होगी बैंक ड्यूटीज। बैंक ड्यूटीज की जो पेमेंट होती है वो आपको एवरी वीक करते हैं, एवरी वीक आपको वो पे कर देते हैं बाय द एंड ऑफ द वीक। यूजली दे पे ऑन फ्राइडे, बट देर इज कट ऑफ टाइम कि अगर जो है आपने ड्यूटी सबमिट की है वेडनेसडे से पहले तो आपको फ्राइडे को सैलरी मिल जाएगी। अगर आपने वेडनेसडे से पहले नहीं की तो आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर सबमिशन। जब आप सबमिट करोगे तभी आपको सैलरी मिलेगी। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इजंट इट? बट देर इज ऑलवेज अ कट ऑफ टाइम, सो यू नीड टू मेक श्योर विद योर बैंक पार्टनर्स कि उनका कट ऑफ टाइम क्या है और किस डेट को वो सैलरी दे रहे हैं। कि अगर जुमे को सैलरी दे रहे हैं तो उनको किस डेट तक मैंने अपनी ड्यूटी सबमिट करनी है ताकि मुझे जुमे को पैसे मिल जाएं, ठीक है। तो आप अपनी एजेंसी से बैंक पार्टनर से कंफर्म कर सकते हो। ये हो गया बैंक पार्टनर्स। और बैंक पार्टनर्स की जो सैलरी होती है उसमें भी अगेन टैक्स डिडक्शन होती है। ये एक हिसाब की आपकी पार्ट टाइम जॉब होती है। एक तो आप अपने हॉस्पिटल के साथ कर रहे हो और यह भी आपके हॉस्पिटल के अंदर होता है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर होता है, तो ये एज सेकंड एम्प्लॉयर आपका होता है, ये आपका सेकंड एम्प्लॉयर होता है। ये आपकी पार्ट टाइम जॉब होती है, इसको आप बैंक पार्टनर्स कहते हो या बैंक ड्यूटीज कहते हो। तीसरी बात जो है वो है हमारी क्या था, ओवर टाइम हो गया, बैंक पार्टनर्स हो गया, एजेंसी। एजेंसी में काम करने के लिए जो है आपको आपकी मैनेजर्स की अप्रूवल चाहिए होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं चाहिए होती। अगर आपका यूके में 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो गया है, आप अपने हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, आपकी जो है ओरल मेडिसिन की कॉम्पिटेंसी साइन हो गई है, आपकी आईवी मेडिसिन की कॉम्पिटेंसी साइन हो गई है, या आपकी जो कैनुलेशन की कॉम्पिटेंसी साइन हो गई है, आईवी फ्लूइड्स की कॉम्पिटेंसी साइन हो गई है। यहाँ पे क्या होता है कि हर बात के लिए कॉम्पिटेंसी होती है। उनको भी पता है आप नर्स हो, अपनी कंट्री में नर्स हो, लेकिन फिर भी जो है हम ऑब्स करते हैं, वाइटल साइंस करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, पल्स, रेस्पिरेशन, तो ओब्स भी जो करते हैं उसके लिए भी कॉम्पिटेंसी चाहिए। यस, तो क्योंकि यहाँ पे ना जैसे हमारा मोबाइल होता है ना, वैसे ही एक डिवाइस है, उसका नाम है वाइटल पैक। उसमें आपने जो है सारे पेशेंट्स के वाइटल साइन एंटर करने होते हैं। तो अगर आपके पास उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप उसमें एंटर नहीं कर पाओगे। जब आप उसकी ट्रेनिंग ले लेते हो कि उसमें मैंने टेम्परेचर कैसे एडिट करना है और मैंने जो है बीपी कैसे लिखना है, और तो जब आपको उसकी ट्रेनिंग मिल जाएगी ना तो आपको उसका लॉगिन और पासवर्ड मिल जाएगा। जब आपका पासवर्ड और लॉगिन होगा तभी आप उसमें लॉगिन कर पाओगे, तभी आप अपने पेशेंट के ओब्स एंटर कर पाओगे। सॉरी, तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो जो आपके साथ नर्स होगी आप उसको बोलेंगे कि सॉरी आई डोंट हैव लॉगिन और पासवर्ड, तो आप जो है अपना लॉगिन पासवर्ड मुझे दे दें, पर वो नहीं देंगी, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप पेपर पे सारे ओब्स लिख के तो उसको दे दो। जब आप बैंड 5 से पहले, जब आप एज अ बैंड 2 या बैंड 3 नर्स होते हो, यहाँ पे जब आप नए नए आते हो, आपने उसकी एग्जाम अभी पास नहीं किया है, तो वो आपको कह देते हैं कि चलो साइमा आप ना वाइटल साइन कर लो, ओब्स कर लो, तो मैं मेडिसिन कर लेती हूँ। तो ठीक है, जब वो आपको कहते हैं ओब्स कर लो तो आपके पास लॉगिन पासवर्ड नहीं है, तो आप पेपर पे लिखते जाओ सारे पेशेंट के नाम, बेड नंबर और ओब्स लिखते जाओ, और जो है बाद में उसको दे दो नर्स को कि मैंने ओब्स कर ली हैं, तो आप इसमें एंटर कर दें, क्योंकि आपके पास वाइटल पैक का लॉगिन पासवर्ड नहीं है। अगेन जो है हर एक चीज़ के लिए कॉम्पिटेंसी होती है। और वाइटल पैक में ये भी मसला होता है कि किसी पेशेंट के ब्लड प्रेशर हाई है, या ओब्स जो है एबनॉर्मल है, या हार्ट रेट तेज़ है, या कुछ मसला है, तो आप एज अ न्यू नर्स आपको पता नहीं होगा या कि इसका न्यूज़ स्कोर कितना आ रहा है। न्यूज़ स्कोर का मतलब होता है नेशनल अर्ली मॉर्निंग स्कोरिंग सिस्टम, कि जो अगर किसी पेशेंट का में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बीपी में मसला आ रहा है या रेस्पिरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हाई लो
का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। लो विच इज़ वेरी गुड, न्यूज़ स्कोर लो आ रहा है तो मीन्स पेशेंट फिट है। अगर न्यूज़ स्कोर हाई आ रहा है, 3 से ज़्यादा आ रहा है, देन यू नीड टू रिपोर्ट इट टू द नर्स। तो 3 से 3 का भी यही मतलब आ जाता है कि अगर न्यूज़ स्कोर जो है एक पैरामीटर में ज़्यादा आ रहा है, एक पैरामीटर में 3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट स्केरी एंड यू नीड टू रिपोर्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आपको नहीं पता तो आप डायरेक्टली नर्स को कह दो कि आई डोंट नो हाउ टू डू ओब्स और आई डोंट नो हाउ टू एंटर देम इन द वाइटल पार्क। यू कैन जस्ट आप पेपर पे लिख के उसको दे दो तो वो खुद ही एंटर कर लेगी। तो जब वो एंटर करेगी उसको खुद ही पता चल जाएगा कि पेशेंट का कितना न्यूज़ स्कोर है और जो है उसको क्विक एक्शन कौन सा लेना चाहिए या नहीं, या उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप नए होते हो तो आपको हर चीज़ की कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत पड़ती है, मैनुअल हैंडलिंग की, जैसे हम पेशेंट को टर्न करते हैं और जो या उसको आउट ऑफ बेड सिटिंग के लिए कहते हैं, तो हर चीज़ के लिए हमारे पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास हर कॉम्पिटेंसी आ गई है, हर कॉम्पिटेंस होने ज़रूरत नहीं है एजेंसी के लिए, लेकिन जो बेसिक्स हैं जैसे कि मैनुअल हैंडलिंग की है, ओब्स की है, या क्या उसका नाम लेते हैं, ओरल मेडिकेशन की है, या आईवी मेडिकेशन की है, या कैनुलेशन की है, ये थोड़ी सी हैं, तो आप एजेंसी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आप कहीं और किसी और जगह पे जाके काम करोगे। एजेंसी का क्या मतलब होता है, आप अपने एरिया में काम नहीं कर पाते, अपने लोकल एरिया में काम नहीं कर पाते, आपको कहीं और जाके आउट ऑफ द एरिया जाके एजेंसी बुक करनी पड़ती है, एजेंसी की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो अगर आप ड्राइविंग करते हो वेल एंड गुड, तो आपको कोई मसला नहीं होगा इधर उधर जाने में, तो आप जाके तो एजेंसी ड्यूटी कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप कॉम्पिटेंट होंगे, आपको चीज़ों का पता होगा, तभी आप एजेंसी शिफ्ट कर पाओगे और तभी आप में जो है आपको इंकरेजमेंट मिलेगी ज़्यादा ड्यूटी करने की, ज़्यादा एरियाज में ड्यूटी करने की। यहाँ पे मैंने इतने लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है जो कि अपने हमारे इर्द गिर्द सारे हॉस्पिटल्स में उन्होंने ड्यूटी की होती है। तो जितनी ज़्यादा ड्यूटी करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, उनका नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज जो है ना वो ज़्यादा होगा और सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है अगर आप ज़्यादा एरियाज में ड्यूटी करते हो। तो अगर आपके पास कार है, आप ड्राइव करते हो, तो ऑब्वियसली आप एजेंसी ज्वाइन करो। एजेंसी की सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है सच में, क्योंकि बैंक पार्टनर्स की, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक नर्स की बैंड 5 की एक बैंक ड्यूटी 12 घंटे की करने की, उसको 140 से लेके 160 पाउंड तक मिलते हैं वीक डेज में, ठीक है। और अगर आप वीकेंड पे करते हो तो कह दो कि 170 टू 180 पाउंड वीकेंड्स में मिल जाते हैं संडे के, ठीक है। लेकिन जब हम एजेंसी ड्यूटी करते हैं, एजेंसी ड्यूटी का मतलब है आपने अपनी हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं करनी, आपने कहीं और ड्यूटी करनी है। ये नहीं है कि इसी एरिया में कोई और हॉस्पिटल, इस लोकल एरिया से बाहर, मतलब कि मैं पोर्ट्समाउथ में रहती हूँ, तो एजेंसी शिफ्ट जो होगी वो मैंने साउथहैम्पटन में करनी है, या आइल ऑफ वाइट में करनी है, या प्लेमाउथ में करनी है, या ब्लैकपूल, लिवरपूल, कहीं आउटसाइड एरिया पे मैंने करनी है, तो मैं उसके लिए मुझे इजाज़त होगी तो वो मैं कर सकती हूँ। एजेंसी के जो एक शिफ्ट के आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिनको 900 पाउंड एक दिन का मिलता है, 800 पाउंड एक दिन का मिलता है। स्पेशली अगर आप वीकेंड पे ड्यूटी करते हो, या पब्लिक हॉलीडेज़ पे करते हो, या कोई स्पेशल ओकेजन है आप उस पर ड्यूटी करते हो, तो उसकी पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एजेंसी ज्वाइन करो अगर आप कर सकते हो। अगर आपको इधर उधर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम एजेंसी जो होती है आपकी ट्रांसपोर्ट भी कवर करती है। कि अब मैंने यहाँ से साउथहैम्पटन गई हूँ, मेरे 20 पाउंड लगे हैं, तो एजेंसी उसको उस ट्रांसपोर्ट अलाउंस को कवर करेगी, ठीक है। तो जो एजेंसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपको पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने कोई मिस्टेक की तो आपका एनएमसी पिन रिस्क पे होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप कॉम्पिटेंट हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि यू नो व्हाट यू डूइंग एंड आप हैंडल कर सकते हो, इफ़ देयर इज़ एनी इमरजेंसी यू कैन हैंडल इट। कोई प्रॉब्लम है, आप इतने आप में कॉन्फिडेंस है कि आप लीड ले सकते हो, तो देन यू शुड जॉइन द एजेंसी, यू शुड वर्क इन द एजेंसी एंड क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो एजेंसी के थ्रू। एजेंसी में हमारा जो है एनएमसी पिन रिस्क पे होता है, क्योंकि अब मैं नए एरिया में जाऊंगी, नए डिपार्टमेंट में, नए हॉस्पिटल में, मे भी उनके कोई रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट हो जिनका मुझे ना पता हो, या मैं मतलब कोई ऐसी वार्ड में मेरी ड्यूटी हो जिसका मुझे आइडिया ना हो, मैंने वहाँ पे कभी काम नहीं किया हुआ। गाइडेंस वो ज़रूर देंगे आपको ओरिएंटेट भी कराएंगे एरिया से, वार्ड से, हॉस्पिटल से तो नहीं, लेकिन अपने एरिया से, अपने डिपार्टमेंट में से तो कराएंगे अगर आपकी पहली शिफ्ट है तो। और
और जो है इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप 1 दिन घबराओगे, 2 दिन घबराओगे तो फिर आपको आदत हो जाएगी ड्यूटी करने की। तो एजेंसी शिफ्ट के बहुत ज़्यादा पेमेंट है, अगर आप करना चाहते हैं तो यू शुड जॉइन। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी एजेंसीज भी हैं। ओवर टाइम बैंक पार्टनर्स का जो ज़्यादातर लोग नहीं करते क्योंकि उसके पैसे बहुत कम होते हैं, ड्यूटी टाइमिंग उतनी है, काम भी उतना ही है और जो सैलरी बहुत ज़्यादा कम मिलती है। लेकिन बैंक ड्यूटी का करने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपने हॉस्पिटल में ही करते हो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कन्वीनियंस थोड़ा हो जाता है। और आपको अपने डिपार्टमेंट, बाज़ औक़ात आप अपने डिपार्टमेंट में बुक करते हो तो आप अपने ही डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर लेते हो। और जो है बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में बुक करते हो लेकिन वो आपको कहीं और भेज देते हैं। तो बैंक ड्यूटीज़ का मसला, अच्छी बात यही है कि आप अपने हॉस्पिटल में ही होते हैं, आपको जगह का पता होता है, आपको डिपार्टमेंट्स का पता होता है, अपनी वार्ड का पता होता है, रूटीन का पता होता है और जो है अपने सीनियर्स का भी पता होता है कि कौन कैसा है और मैंने इसके साथ कैसे काम करना है। ठीक है, तो बैंक पार्टनर्स का ये है। और जो ओवर टाइम का है वो तो ऑब्वियसली आप अपनी वार्ड में ही काम करते हो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो अगर आप 900 कमा रहे हो तो अगेन फॉर एजेंसी आपका टैक्स भी उतना ही डिडक्ट होगा क्योंकि लिमिटेड नंबर होता है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई कि आपका टैक्स कितना डिडक्ट होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देखें। आपका 37,000 से कम आपकी सैलरी है पर एनम तो आपका 20% होगा। अगर इससे ज़्यादा जाती है तो आपका 40% टैक्स डिडक्ट होगा। कि अगर मैं 100 पाउंड कमा रही हूँ तो मैंने जो है मेरी सैलरी उस साल की लिमिटेड नंबर से ज़्यादा चली गई है तो मेरा 40% डिडक्ट होगा, टैक्स डिडक्शन होगी। तो अगेन द मोर यू वर्क द मोर यू गोइंग टू पे द टैक्स। ऐसी बात है कि जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। और जो है मैंने, अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं ये सोच रही हूँ कि आपके सवालों के लिए जो है हर वीक मैं एक वीडियो बनाऊँ आपके सिर्फ क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी, मेरे और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, घर के काम जो है मैंने बेबी को भी संभालना होता है, घर का भी काम करना होता है, कुकिंग शुकिंग हर काम करना होता है। तो मेरे पास कमेंट पढ़ने का या रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता। बट व्हाट आई कैन डू इज़ बाय द एंड ऑफ द वीक एवरी सैटरडे मैं आपके कमेंट्स को जो है हाईलाइट करूँगी और उनके आंसर करूँगी। अगर आप अपने कमेंट्स को अपने कमेंट को कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है, तो आपने सैटरडे का वेट करना है। एवरी सैटरडे मैं उन कमेंट्स का आंसर करूंगी। तो मैं जो है मिनिमम नंबर जो आपके कमेंट्स जो है तकरीबन 20 तक होंगे तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर उससे कम होंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट वीडियो, आई एम सॉरी। पर आप अपने कमेंट्स में जो है कमेंट्स लिख दें और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज इफ़ दे डोंट रीच अप टू 20 कमेंट्स। ऑलराइट, अगर आपके कमेंट्स 20 तक हो जाते हैं तो सैटरडे को मैं उन सारे कमेंट्स को आंसर करूंगी इन आ वीडियो। एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे कमेंट्स को आंसर करूंगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई और सवाल हैं, कोई और क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड देन दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care. Bye bye.